हेलो मिस्ट्री, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो देखिए हमने फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट स्टार्ट कर दी थी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक। इसके हम लोग लेक्चर नंबर 7 पे पहुंचे और आज के 7th लेक्चर पे जो है हमने क्या है, हमारा नया टॉपिक नहीं है। हमने देखो मैंने आपको पार्टीशन फंक्शन ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो पार्टीशन फंक्शन की टॉपिक को ही हमने कंटिन्यू करना है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखो मैंने आपको बता दिया था ना पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से आप कैसे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आपकी एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इन सबको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ हमने क्या देखा था, हम गैसियस सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो गैसियस सिस्टम में हमारे जो गैसेस है वो अलग अलग टाइप की होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। मे बी हमारी जो गैस है वो मोनोएटमिक गैस हो, मे बी हमारी जो गैस है वो डाई एटमिक गैस हो, मे बी हमारी जो गैस है वो पॉलीएटमिक गैस हो। ओके, तो यहाँ पर को अलग अलग टाइप के लिए, अलग टाइप की गैसेस के लिए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, कैसे हम इसे प्रिडिक्ट करते हैं, ये भी हमने लास्ट के लेक्चर्स पे देख लिया था। ओके, अब हमने क्या बात करनी है ना, आज के लेक्चर पे हमको क्या है, 3 टॉपिक दिए हुए हैं। हम आज एक ही टॉपिक पर, अभी हम इस लेक्चर पे एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। वो है आपका ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन फॉर अ डायटमिक गैस। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई डाइएटमिक गैस है, जैसे आपके पास H2 हो गया, चाहे N2 हो गया, इन गैसेस के लिए आपने ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन को प्रिडिक्ट करना है, इनकी वैल्यू को निकालना है। ओके, अब देखो ना, मैंने आपको ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन तो पहले भी डिस्कस कराया था। कहाँ पे? मैंने आपको बोला था, अगर आपके पास कोई गैसेस है, जैसे मैंने आपको बोला आपके पास, अगर मैं सिंपल 2 टर्म में बोलूं तो एक गैस होती है मोनोएटमिक गैस, एक होती है आपकी पॉलीएटमिक गैस। ओके, मोनोएटमिक गैस मतलब जो एक सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल से बना है, जैसे आपकी हीलियम हो गया, जिनॉन हो गया, ये जो गैसेस है, नोबल गैसेस है, ये एक टाइप की मोनोएटमिक गैस है, क्योंकि ये एक सिंगल एटम से बनी है, एक अकेले एटम की कॉम्बिनेशन से बनी है। ओके, लेकिन पॉलीएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल क्या है, जो एक से ज्यादा नंबर से, मतलब एक से ज्यादा नहीं होता, जनरली 2 से ज्यादा होता है, क्योंकि मोनो के बाद डाई भी आता है, डाई के बाद पॉली आता है। ओके, तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बोल दूंगी, जैसे हो गया हमारा CO2, तो CO2 गैस क्या एक टाइप की पॉलीएटमिक गैस है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपके जो मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें सिर्फ देखो, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम ही तो होते हैं ये, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और आपके सिलेबस पे आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि अब आप बताइए सेपरेटली कि ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन क्या होता है फॉर अ डाइएटमिक गैसेस। एंड देन अगले टॉपिक आपका आएगा वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है फॉर अ डाइएटमिक गैस। एंड देन आएगा आपका रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है फॉर अ डायटमिक गैस। ओके, तो आज हम जस्ट ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन पे बात करने वाले हैं। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि जैसे आपकी गैसेस मॉलिक्यूल, अगर सपोज आप बोल रहे हैं 2 टाइप की है, मोनोएटमिक और पॉलीएटमिक, तो आपको पता है मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल में सिर्फ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट होता है। मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको पता है ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है, आपको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलते हैं। एक होता है आपका ट्रांसलेशन, दूसरा होता है आपका वाइब्रेशन, एक होता है आपका रोटेशन। ओके, और आपको पता है यहाँ पर जो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या बताता है, ये बताता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है, आपका जो ये गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पर आप ले रखे हैं, गैसियस एटम बोला या फिर आप मॉलिक्यूल बोला है, ये कितने अलग अलग वे में रोटेट, सॉरी कितने अलग अलग वे में मोशन में आ रहा है। ओके, तो आपका क्या होता है, मोनोएटमिक गैस चाहिए, आपको पता है एक ही गैसियस मॉलिक्यूल से बना है, मतलब एक ही एटम है मोनोएटमिक गैस के अंदर, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या बताता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको ये बोलता है कि आपका जो ये गिवन मॉलिक्यूल है वो कितने नए नए तरीके से वाइब्रेट कर सकता है। और आपको पता है अगर आपका मॉलिक्यूल मोनोएटमिक है, सिंगल एटम से बना है, तो इसके पास कोई दूसरा एटम तो है नहीं बॉन्ड बनाने के लिए। तो वाइब्रेशन की बात जब हम करते हैं, तो हम वाइब्रेशन एटम की बात जो क्या करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड है, इसके वाइब्रेशन की बात करते हैं, जैसे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के पोर्शन में भी पढ़ते हैं। ओके, तो अगर अगर आप खुद ही बताइए, अगर आपका मॉलिक्यूल एक सिंगल मोनोएटमिक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट कैसे करेगा? तो इस केस में क्या होता है, सिंपल मोनोएटमिक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है, रोटेशन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या बताता है कि आपका जो ये गिवन मॉलिक्यूल है, चाहे आपका मोनोएटमिक हो या फिर पॉलीएटमिक हो, जो आपका गिवन मॉलिक्यूल है
वो कितने नए नए वे से रोटेट कर सकता है। और अगर आपका मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो ये कितने नए नए अरेंजमेंट से रोटेट करेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होता है, अभी जस्ट इतना माइंड पर रखिए कि मोनोएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल में सिर्फ ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको यही बताता है कि नया नया टाइप का मोशन कैसे हो रहा है। और आपको पता है यहाँ पर 3 ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, क्योंकि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होती है, एक्स वाई जेड। इन तीनों कोऑर्डिनेट में ही आपका मॉलिक्यूल वाइब्रेट मोशन में आ सकता है। इसीलिए क्या होता है, आपका मोनोएटमिक गैसेस के लिए ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लेकिन रोटेशन और वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता। सिमिलरली पॉलीएटमिक गैसेस मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन तो होता ही है, साथ ही साथ वाइब्रेशन और रोटेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके से रोटेट कर सकते हैं और इनके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ बॉन्ड में वाइब्रेशन भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर पॉलीएटमिक के केस में तो आपको ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, रोटेशन तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा, लेकिन मोनोएटमिक के केस में सिर्फ आपको ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलता है। ओके, अब बात यहाँ आ जाती है कि हमने पढ़ना क्या है। तो आज हमने क्या पढ़ना है कि डाईएटमिक गैस, मोनो की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमसे पूछा गया है डाईएटमिक गैस। डाईएटमिक के केस में भी आपके पास ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, रोटेशन तीनों टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो आपने बताना है कि आपके पास अगर कोई डाईएटमिक गैस आपको दी हुई है तो उसके लिए ट्रांसलेशन, पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, समझ में आया। यानी कि ट्रांसलेशन, आपको पता है आपका मॉलिक्यूल गैसियस डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो आपको पता है उसमें ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो उस ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपने पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है, जो कि बहुत इजी है। देखो मैंने आपको ये पहले भी बताया था इसको कैसे प्रिडिक्ट करना है, अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स देखे होंगे तो वहीं से उसी को रिलेट करते हुए हम आगे को चीजें बढ़ाते हैं। ओके, तो देखो ना यहाँ आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपली ऐसे बता देती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए आपने क्या करना है, आप जस्ट इतना सुनिए, ठीक है। तो देखो ना, अभी अगर आप ट्रांसलेशन, पार्टीशन फंक्शन समझ जाएंगे तो रोटेशन और वाइब्रेशन आसानी से निकल जाएंगी। कैसे, आप जस्ट सुनिए। आपको बस यहाँ पर को 2 चीज फाइंड आउट करनी है। क्या वो 2 चीज है? एक चीज है आपको ट्रांसलेशन एनर्जी। आपके पास जैसे आपको अगर ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन बोला है तो आप ट्रांसलेशन एनर्जी निकालिए। ट्रांसलेशन एनर्जी मतलब जब आपका, जैसे मैं आपको बोलूं कि ये आपका एक गैसियस सिस्टम है, यहाँ पर कोई इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, यहाँ पर कोई गैस है, इसमें कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगी, इस बॉक्स का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, वो सारी चीजें छोड़िए। आपने जस्ट ध्यान देना है, इसके अंदर हमने गैसियस मॉलिक्यूल भरा है। ये गैसियस मॉलिक्यूल क्या है, तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करा रही, क्योंकि ये गैसियस मॉलिक्यूल हमारी डायटोमिक है। ओके, ये क्या करेगी, ट्रांसलेट भी करेगी, ये क्या करेगी, वाइब्रेट भी करेगी, और ये क्या करेगी, रोटेट भी करेगी। तो अगर ये मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है तो यहाँ पर कोई इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, जिसे आप ट्रांसलेशन एनर्जी बोलेंगे। सिमिलरली जब ये वाइब्रेट करेगी तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन एनर्जी होगी, जिससे वाइब्रेट करते समय भी कुछ एनर्जी जनरेट करेगी, जिसे हम वाइब्रेशन एनर्जी कहेंगे। सिमिलरली क्या है, जब ये रोटेट करेगी, क्योंकि इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, तो जब ये रोटेट करेगी उस टाइम पे भी कुछ एनर्जी लगेगी, और जिसे आप बोलेंगे रोटेशनल एनर्जी। तो आपने क्या करना है, यही एनर्जी को कैलकुलेट करना है सबसे पहली चीज। ओके, अब देखो ना, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी तो आप ऑलरेडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में पढ़ते हैं, तो ये वैल्यू तो आपने बार बार सुनी होगी। जब मैं आपको ये वाइब्रेशन रोटेशन की बात बताऊंगी, वहां एनर्जी की वैल्यू बताऊंगी, तो आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, लेकिन ट्रांसलेशन एनर्जी की वैल्यू आप जनरली पढ़ते नहीं है, बट इजी आप जस्ट सुन लीजिए। हमने क्या कराना है, पहले हमने तीनों की एनर्जी निकालनी, यानी कि ट्रांसलेशन एनर्जी निकालेंगे, जब आप वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन देखेंगे तो वाइब्रेशन एनर्जी निकालेंगे, एंड सिमिलरली रोटेशन का होगा। ओके, तो एनर्जी निकाल दी पहली चीज। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, दूसरी चीज आपने ये करनी है, जब मैंने आपको लास्ट के प्रीवियस लेक्चर्स में पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू निकालना सिखाया था, तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप किसी मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं तो उसे आप कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और आपको पता है आपका जो मॉलिक्यूल है, गैसियस मॉलिक्यूल जो ये है, ये क्या है, इस गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आपने क्या करना होता है, अगर पूरे गैसियस मॉलिक्यूल के लिए पार्टीशन फंक्शन को आपने कैलकुलेट करना है, तो ये पार्टीशन फंक्शन क्या है, तीनों डिग्री के पार्टीशन फंक्शन का ऐड होगा। यानी कि जो कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू क्या है आपका, पार्टीशन फंक्शन फॉर अ मॉलिक्यूल। अभी ध्यान से सुनेगा, पार्टीशन फंक्शन फॉर अ मॉलिक्यूल ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा स्मॉल क्यू एंड टी से। देखो एक और चीज मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी बोला, आपको पार्टीशन फंक्शन कैपिटल क्यू, जेड और स्मॉल क्यू तीनों से मिलेगा, बट आपने क्या करना है, देखो आपको समझने के लिए आसानी होगी, जब आप किसी मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे तो कैपिटल क्यू लगाओ। कैपिटल क्यू आपने मॉलिक्यूल के लिए लगाया, और आपको पता है मॉलिक्यूल के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट होंगे, जैसे आपको पता चल गया आपके मॉलिक्यूल में क्या है,
तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन और रोटेशन। ओके, तो इनको अगर इनके लिए पार्टीशन फंक्शन आपने शो कराना है तो आप स्मॉल क्यू से कराओ। तो आप क्या बोलेंगे, टोटल मॉलिक्यूल का पार्टीशन फंक्शन किसके इक्वल होता है, पार्टीशन फंक्शन फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि जब मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन में है तब पार्टीशन फंक्शन कितना जनरेट हुआ, और जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है उसके लिए पार्टीशन फंक्शन वैल्यू क्या है, और जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है उसके लिए पार्टीशन फंक्शन वैल्यू क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और हमने क्या है, इनकी भी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिडिक्ट किया था, याद है ना, हमने क्यूटी की वैल्यू, क्यूबी की वैल्यू, क्यूआर की वैल्यू भी प्रिडिक्ट की थी। तो वही वैल्यू आपने यहाँ पे लानी है, उन दोनों को कोरिलेट करना है। मतलब आपने क्या है, पहले ट्रांसलेशन, जब आपका मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर रहा है उस समय उसकी पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, और जब आपका मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, उस समय की एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को कोरिलेट करके आप फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब कैसे करेंगे वो आप सुनिए, जैसा आप यहाँ पर को मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए ध्यान से सुनेगा, ठीक है। ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले आप जस्ट समझ लो, डेफिनेशन बता रही हूँ मैं आपको कि ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन होता क्या है। तो ये बोल रहा है द ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ पार्टीशन फंक्शन। पार्ट ऑफ पार्टीशन फंक्शन क्यों कहा, क्योंकि आपका जो टोटल पार्टीशन फंक्शन होता है क्यू, जो कि किसके इक्वल होता है, क्यू टी प्लस क्यू आर प्लस क्यू वी। तो ये क्या हो गया, क्यूटी क्या है, इसी का एक पार्टी तो है। ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन क्या है, क्यूटी, यानी कि ट्रांसलेशन जब हो रहा है उस समय जो पार्टीशन फंक्शन है जिसे आप क्यूटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है, इसी का एक पार्टी तो है। समझ में आ रहा, तो आप बोलेंगे कि ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ पार्टीशन फंक्शन resulting from the movement, movement मतलब translation, translation of a center of a mass of the single atom or a molecule in a low pressure, neglecting the interaction of a molecule। मतलब जब आपका जो गैसेस सिस्टम आपने लिया है, इस गैसेस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा मतलब जब वो मोशन करेगा, वो आपको पता है मोशन ये तीनों डायरेक्शन में भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के लिए तीन कोऑर्डिनेट होते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो आपका मॉलिक्यूल जो है वो तीनों कोऑर्डिनेट में मोशन में आ सकता है। तो इसके मोशन में आने के टाइम पे आपकी जो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू होगी उसी को आप बोलेंगे ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन। कितना इजी है। और आपको पता है ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन टोटल पार्टीशन फंक्शन का एक पार्ट है, इसी का एक पार्टी तो है। क्यू क्या है, क्यूटी क्या है, क्यू का एक पार्ट है। क्यू आर क्या है, क्यू का एक पार्ट है। क्यू भी क्या है, क्यू का एक पार्ट है। तो आपने क्या बोलना है, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन जो है वो एक पार्ट है, पार्ट ऑफ अ पार्टीशन फंक्शन, रिजल्टिंग फ्रॉम, कैसे जनरेट होता है, बाय द मूवमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिंगल एटम और अ मॉलिक्यूल। लेकिन जब ये ट्रांसलेशन मोशन होगा उस टाइम पे आपका जो गैसेस सिस्टम है इसमें जो प्रेशर होना चाहिए वो लो होना चाहिए। साथ ही साथ आपके जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ जो आप गैसियस मॉलिक्यूल को दिखा रखे हैं, ये गैसियस मॉलिक्यूल का आपस में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहा है नेग्लेक्टिंग द इंटरेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी पार्टीशन फंक्शन यानी कि ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन की। ओके, अब मैं आपको बात कराती हूँ इसके रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ईजी है, आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैप स्मॉल क्यू और इसके नीचे लिखते हैं टी, यानी कि क्यू तो रिप्रेजेंटेशन होता है पार्टीशन फंक्शन का, टी मतलब हो गया ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कराते समय आपका मॉलिक्यूल का जो पार्टीशन फंक्शन है उसी को आप बोलते हैं क्यूटी। ओके, ये हो गया। ओके, इसे स्मॉल कर लीजिएगा। ओके, अब मैं आपको ना डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दिखाती हूँ कि ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है। फिर हम बात करेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे बनेगा, मतलब इसे आप डिराइव कैसे करेंगे। मैंने बता दिया ना डिराइव कैसे करेंगे। हमने पहले पार्टीशन फंक्शन निकालना सीखा था, एनर्जी निकालना सीखा था, उन दोनों को बस कोरिलेट कर देना है। ओके, अब यहाँ पर कोई एक और चीज मैं बता दूं, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन में आपको थोड़ा डेरिवेशन टाइप का देना पड़ेगा, लेकिन रोटेशन और वाइब्रेशन में तो डेरिवेशन भी नहीं है इतना लेंथी। ओके, तो यहाँ पर आप जस्ट देखिए कि क्यूटी की वैल्यू क्या होती है। तो ये बोल रहे हैं क्यूटी इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा 3। ओके, लेमडा क्यूब। ओके, अब ये वी क्या है, वी है आपका, देखो क्यूटी तो आप समझ गए, वी क्या है, वी है आपका जो आप यहाँ पर को गैसेस सिस्टम आपने ले रखा है इसका वॉल्यूम। तो इसके वॉल्यूम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी इज द वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर होल्डिंग अ मॉलिक्यूल। ओके, अगला लेमडा क्यूब क्या है, लेमडा क्यूब मतलब यहाँ पर जो लेमडा है, लेमडा होता है आपका ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ओके, जो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे उसमें जो आप वेवलेंथ लेते हैं इसे आप बोलते हैं लेमडा, जिसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है क्यूब। ओके, अब क्या होता है ना, इस क्यूब की भी, इस लेमडा क्यूब की भी अपनी वैल्यू होती है, लेमडा क्यूब की नहीं, लेमडा की भी अपनी वैल्यू होती है जो कि कुछ इस टाइप की होती है। अब ये वैल्यू को हम यहाँ से रखते बाहर से स्क्वायर क्यूब लगाते तो वो थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता, तो इसलिए क्या है हमने इसे सिंपल ऐसा किया है कि क्यूटी इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा क्यूब।
वेयर लैम्डा इज इक्वल टू दिस। ओके, अब ये वैल्यूज क्या है, तो ये बोल रहा है जो ये लैम्डा है, लैम्डा इक्वल होता है h अपॉन रूट 2 पाई m kBt। अब ये क्या है, h होता है आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, m है आपका मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल है उसका मास, kb क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t क्या है आपका टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इतनी सी बात थी, बस यही था आपका इक्वेशन। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये आपने qt की इक्वेशन भी देख ली। ओके, अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की, इक्वेशन डिराइव कैसे हुई। ओके, तो बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर को थोड़ा तो इसने पूरा थ्योरी लिखा है आपके लिए, मैंने नोट्स पर्पस के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने जैसे थ्योरी तो देख ली। ओके, अब मैं आपको पर्टिकुलरली बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आपने निकालनी है एनर्जी, एनर्जी फॉर ट्रांसलेशन। जब आपका मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन करा रहा है उस समय एनर्जी क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर को इसकी वैल्यू भी निकाली हुई है, ईटी। ईटी मतलब ई मतलब हो गया एनर्जी, टी मतलब हो गया ट्रांसलेशन। जब आपका मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन में है उस टाइम पर कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है। ओके, तो उस समय एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू यहाँ पर को गिवन है, ये बोल रहा है ईटी इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर एन एक्स स्क्वायर, एन वाई स्क्वायर, एन जेड स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। अब ये क्या है, तो देखो h तो आपका सिंपल से हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, अब ये एक्स वाई जेड का कॉन्सेप्ट कहां से है, एक्स वाई जेड का कॉन्सेप्ट यहाँ से है, क्योंकि आपको पता है जब आपका मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन में है, तो मैंने बार बार बोल दिया आपको, आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होती हैं एक्स वाई जेड। तो आपको पता है आपका मॉलिक्यूल क्या है, यही कोऑर्डिनेट पे तो मूव करेगा, चाहे सिंगल मॉलिक्यूल हो, चाहे मोनोएटमिक मॉलिक्यूल हो, चाहे डाइएटमिक मॉलिक्यूल है, वो क्या है इन्हीं कोऑर्डिनेट में तो मूव करेगा, मोशन में आएगा। तो यहाँ पर को हमने क्या है एनर्जी निकालनी है, तो हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट है, तो हमने तीनों कोऑर्डिनेट को यहाँ पर लिखा है एन एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, एन वाई स्क्वायर यानी कि वाई कोऑर्डिनेट, एन जेड स्क्वायर यानी कि जेड कोऑर्डिनेट। ओके, अपॉन में क्या है 8 ml स्क्वायर, 8 ml स्क्वायर मतलब m तो हो गया आपका मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, l हो जाएगा आपका इस बॉक्स का लेंथ कितना है, तो l स्क्वायर। ओके, इतनी चीज क्लियर है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर को देखो वही चीज लिखा है एम एन एक्स एन वाई एन जेड, जो हमने यहाँ पर लिए, ये क्या है क्वांटम नंबर्स है फॉर द 3 डायरेक्शन। आपकी जो 3 डायमेंशन है, 3 डायरेक्शन है, इसके लिए क्वांटम नंबर को क्यू एक्स सॉरी एन एक्स स्क्वायर, एन वाई स्क्वायर, एन जेड स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है, और यही है आपकी टोटल एनर्जी फॉर द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके, अब आपने क्या करना है, एनर्जी निकाल दी। मैंने क्या बोला, इसे आप कोरिलेट करेंगे किसके साथ, जो हमने पहले पार्टीशन फंक्शन में qt की वैल्यू को निकाला था, पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली थी, इसी से हमने क्या qt की वैल्यू निकाली थी, तो वो वैल्यू हमने लिखनी है, जो कि कुछ इस टाइप की है। ये बोल रहा है ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या बोलता है, qt इज इक्वल टू ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन, ये किसके इक्वल है, समेशन ऑफ EI मतलब क्या हो गया, EI मतलब हो जाएगा जो आपके ith लेवल्स हैं, यहाँ पर को नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होंगे, तो हम ith लेवल की बात यहाँ पर को करते हैं, नीचे भी आपका I होता है, तो I मतलब क्या हुआ, ith लेवल की एनर्जी लेवल, अपॉन में क्या है नीचे है KB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T हो गया आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो ये इक्वेशन किसके लिए होती है, हमने ये ऑलरेडी डिराइव कर रखी थी, ये इक्वेशन है पार्टीशन फंक्शन फॉर ट्रांसलेशन। ओके, अब ये इक्वेशन आपके पास आ गई, ये इक्वेशन आपके पास आ गई, अब इन दोनों को कोरिलेट करके आपने फाइनल इक्वेशन डिराइव करनी है। अब वो कैसे आएगी, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक और चीज लिखा है, ये बोल रहा है कि आपका जो ये qt होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, qx qy और qz के इक्वल होता है। कैसे, देखो जैसे आपका ये फंडा था ना कि आपका जो कैपिटल Q है वो किसके इक्वल है, qt प्लस qr प्लस qv। ओके, इसके इक्वल है, हमने ये आगे डिस्कस किया। सिमिलरली क्या है, qt के अंदर भी तो आपको 3 टाइप के डायमेंशन मिल रहा है, एक x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, तो जो ये qt है वो भी किसके इक्वल होगा, आपके जो x कोऑर्डिनेट है उसका पार्टीशन फंक्शन यानी कि qx, और ये किसके इक्वल होगा, qy और qz, यानी कि आपका जो तीनों कोऑर्डिनेट है इनके लिए अगर आप पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा, q2 के, तो qt के तो इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो ट्रांसलेशन मोशन है वो 3 डायमेंशन में तो होता है, अगर तीनों डायमेंशन के लिए आप पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो टोटल ट्रांसलेशन मोशन यानी कि ट्रांसलेशन आपकी पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, तो आपने क्या करना है, ये बोल रहा है qt इज इक्वल टू, ये qt आपका किसके इक्वल होता है, qx qy और qz के इक्वल होता है। ओके, अब आपने क्या करना है, ये इक्वेशन इन तीनों के रिस्पेक्ट में लिखनी है, इन तीनों के रिस्पेक्ट में कैसे, आपने क्या कर देना है, बस I की प्लेस में, हमने यहाँ पर ith की बात करी थी, अब हम लोग अगर x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ पर x रखेंगे, y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो y रखेंगे, z कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो z रखेंगे। कितना इजी है, तो देखो इक्वेशन आपकी क्या होगी,
QT इज इक्वल टू, यही इक्वेशन है, बट आपने क्या रखा है, EI ना करके अब लग दिया EX, ओके। यहाँ पर I ना करके यहाँ पर लिख दिया NX, ओके। सिमिलरली यहाँ पर को देखो, NX इज इक्वल टू 1, एक ही कोऑर्डिनेट है आपके पास। दूसरा, अब सेम इक्वेशन आपने QY के लिए डिराइव की, तो EI के बदले क्या लिख दिया, EI के बदले क्या लिख दिया, EY, I के बदले लिख दिया NY, ओके। सिमिलरली EI के बदले क्या लिख दिया, EZ, नीचे I के बदले क्या लिख दिया, NZ। इतनी चीज क्लियर आई, तो ये इक्वेशन आपकी इतनी डिराइव्ड होगी। अभी तक चीजें क्लियर आई, इतना था, ओके। अब आपने क्या करना है ना, अब आपने थोड़ा सा इंट्रीगेशन वाला पोर्शन लाना है। इंट्रीगेशन क्यों, वो भी इजी है, सुन लीजिए। इंट्रीगेशन इसलिए, अगर ये सपोज करके बोल रहा है कि सपोज अगर आपके जो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स जैसे आप ना अभी तक देखो, आप रोटेशन वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स कहते थे, कुछ ऐसे दिखाते थे, रोटेशनल वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स को हम IR स्पेक्ट्रम में तो ये सारी बातें करते हैं। तो ये एनर्जी लेवल रोटेशन वाइब्रेशन के लिए जैसे आप बोलते थे, वैसे ही आपके ट्रांसलेशन एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। और ये बोल रहा है कि सपोज आपकी ट्रांसलेशन एनर्जी लेवल क्या है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उस केस में जो आपकी इक्वेशन है वो कैसी बन जाएगी। इस केस में देखो, ये QX की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है, अभी सिर्फ X कोऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। ये बोल रहा है QX जो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी थी, इसमें इंटीग्रेशन होगा और ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। क्या बना, ये सारी की सारी चीजें एज इट इज है, यहाँ से समेशन का साइन हटके यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला साइन लग गया, बाकी की चीजें एज इट इज है, ओके। अब ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन में क्या है, आपको क्या करना है, एनर्जी की वैल्यू पुट करनी है। आपने क्या है, जैसे एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर निकाली थी ना, ET, अब आपने क्या है, ET एनर्जी की है पूरे, ET किसके लिए है, ट्रांसलेशन के लिए एनर्जी की वैल्यू है। सिमिलरली हमने क्या, ये देखो QT किसके लिए था, ट्रांसलेशन के लिए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू थी। तो जैसे हमने क्या है, पार्टीशन फंक्शन फॉर ए एक्स कोऑर्डिनेट किया, वैसे हम निकालेंगे एनर्जी फॉर ए एक्स कोऑर्डिनेट, और जो एनर्जी आई वो कुछ इस टाइप की, यहाँ देखिए EX की वैल्यू यहाँ पर देखो, ये है आपकी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एनर्जी की वैल्यू, जो कि किस टाइप की है, एच स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो आपने क्या कर देना है, इस वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर देना है इस पोर्शन में, यानी कि EX की प्लेस पर आपने ये वैल्यू को पुट कर देना है। इतनी चीज क्लियर है। अब ये पुट होगा तो क्या होगा, देखो ये भी आपके अपॉन में नीचे है, ये वाला पोर्शन भी नीचे है, तो ये क्या होगा, अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, इस वैल्यू को अगर आप पुट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो यहाँ पर देखो, ये कुछ ऐसे लिखा, मैं इन दोनों को एक साथ कैसे लेके आऊं, तो देखो यहाँ पर को क्या कर रखा है, सिंपल ये वाली को आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये वाला जो नीचे वाले पोर्शन है KBT और 8 ml स्क्वायर, तो ये आपका नीचे ही है, बाकी की H स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स और EX तो की प्लेस पर तो ये आ गया, ये आपका ऊपर है। आपने क्या कर दिया, इस वैल्यू को पुट करके, एनर्जी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके, EX की प्लेस में EX को पुट करके, वैल्यू को आपकी जो डिराइव्ड इक्वेशन है अगेन उसे इंटीग्रेट किया। आफ्टर इंटीग्रेशन यहाँ पर को मैंने डायरेक्टली लिखा है, जब ये लंबी प्रोसेस आप इंटीग्रेशन का पोर्शन करा लेंगे तो आपको एक फाइनल इक्वेशन मिलेगी, जो कि बहुत इजी है और आपका बहुत ही सिंपल, यहीं पर को आपका डेरिवेशन फिनिश होगा, जो कि किस टाइप की है, ये बोल रहा है QX, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट के लिए पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू इक्वल है किसका, स्क्वायर रूट ऑफ अ पाई 4a, ओके। अब ये इक्वेशन कैसे बन गई, ये इक्वेशन तो कैसे बनी, जब हमने पूरी वैल्यू को आगे इंटीग्रेट किया, तो आफ्टर इंटीग्रेशन आपको ये इक्वेशन मिली, ओके। अब आपका लेक्चर यहीं पर को फिनिश हो जाएगा। कैसे, अब आपने क्या करना है, देखो इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ये यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर आप बताइए, मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे सॉल्व करूं कि यहाँ पर जो मेरा 4 है ना, इसे मैं रूट के बाहर लिखा दूं, तो क्या लिख जाऊंगी, इसे रूट के अंदर है तो इसने आपने लिखा 4, रूट के बाहर कर दिया तो मैंने इसे लिख दिया 2। तो ये इक्वेशन को कुछ ऐसे यहाँ पर को लिखा है, QX इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 4a, बट इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, QX इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने हाफ कर दिया, आपकी 4 को मैंने बाहर ला के क्या कर दिया, 2 कर दिया, और पाई यानी कि यहाँ पर रूट के अंदर क्या बचा, पाई अपॉन a, ओके। और a की वैल्यू भी हमें गिवन है, तो हमने क्या करना है, जस्ट इस वैल्यू को यहाँ पर को पुट कर देना है। अगर इसे पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो सिंपली आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, एच स्क्वायर अपॉन 8, वेट कीजिएगा, 8 ml स्क्वायर KBT। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने ये इक्वेशन यहाँ पर रखी। अब हम क्या करेंगे, इतने वेरिएबल्स को हम इसे ऊपर कर देंगे, ये पूरे वेरिएबल को अभी जस्ट ये समझो कि हमने इसे ऊपर कर दिया, और इसे रीअरेंज करके मैंने आपको कुछ ऐसे दिखाया कि QX आपका एज इट इज है, यहाँ पर आ गया हाफ ब्रैकेट, यहाँ पर आया स्क्वायर रूट के अंदर क्या हुआ, ये वेरिएबल मैंने ऊपर कर दिया। देखिए यहाँ पर पाई आपका पहले से था, बाकी के वेरिएबल्स आपके क्या है, 8m KBT आपकी मैंने ऊपर भेज दिए, L को मैंने यहाँ पर बाहर कर दिया, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। और नीचे क्या हो गया आपका H स्क्वायर, ओके। अब देखिए ना, अब आपको क्या मिलेगा, ये जो पूरी वेरिएबल है ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है आपके लैम्डा के, जिसे आप बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ओके। तो ये लैम्डा की वैल्यू को भी मैंने यहाँ पर लिखा है, जो कि किसके इक्वल होती है, देखो अगर मैं इसे जस्ट उल्टा कर दूं, ओके, ये वैल्यू को मैंने क्या है,
ये पूरी वैल्यू है। ओके, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या मिलेगा, 1/λ मिलेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर के इक्वल। एच स्क्वायर अपॉन के अंदर क्या, अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई ए टर्म के बी थी, और ये वैल्यू को मैंने लैम्डा कर दिया और बचा हुआ एल मैंने एज इट इज रहने दिया। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, सिंपली QX इज इक्वल टू एल अपॉन लैम्डा, और ये इक्वेशन तो हमने ऊपर डिराइव की थी, और लैम्डा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और ये वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनली आपकी क्या आ जाएगी, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू आप प्रिडिक्ट कर लेंगे, जो कि हमने ऊपर की थी। ओके, तो ये आपने जस्ट निकाल दिया। तो हमने क्या था, यही इक्वेशन को डिराइव करना था, तो अब क्या है, हम ये इतना हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसमें हम लोग पार्टीशन फंक्शन फॉर अ वाइब्रेशन और रोटेशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।